चलिए, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर, ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कि तैयारी कैसे है, क्या है? और सरकार लगातार बार-बार उनके बयानों में बात आ रही है कि शिक्षक भर्ती होनी है, चाहे वो अब होगी या कुछ महीने बाद होगी। शिक्षक भर्ती की तैयारी में जैसे विगत वर्षों की तुलना देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग और शामिल हो गए हैं, टेट, सीटेट क्वालीफाई करके। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें? किस प्रकार करें ताकि हम एक बार में ही सफल हो जाएँ? तो सबसे पहले तो बेटा सिलेबस को पहचानना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और हमें कोशिश वो करना है कि जिस विषय पर हम ज़्यादा स्कोर कर सकें, जिस विषय पर हम ज़्यादा अंक ला सकें, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो हम नहीं जानते उसके पीछे नहीं भागना है। कभी-कभी होता है कि हम जैसे कोई सोशल साइंस वाला है तो जीएस का काफ़ी पार्ट पढ़ लेते हैं, साइंस वाला पोर्शन होता है तो साइंस का काफ़ी पढ़ लेते हैं और इससे वो जो चीज़ में माहिर है, जैसे बाल विकास या जिसमें पूरा नंबर उनको मिलना है हिंदी, इन विषयों को वो छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखकर पटेल सर क्लासेस में एक नया मुहिम प्रारंभ किया है, जिसमें हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक हम दिलवा सकें। और जिसमें सबसे स्कोरिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पहले से पढ़े इसलिए वो स्कोरिंग है, स्कोरिंग तो सभी है। जिसमें एक प्रमुख विषय आता है बाल विकास, ठीक है? बाल विकास वाला जो टॉपिक है, बाल विकास का जो सिलेबस दिया हुआ है, ये बहुत वास्ट सिलेबस है बेटा। लेकिन इसको पढ़ना कैसे? क्योंकि पढ़ने के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा है। प्रश्न पढ़ने के बाद भी नहीं बनते हैं। वहां पर सारे ऑप्शन सही लगने लगते हैं। और चूंकि ये परीक्षा आपका व्यापम द्वारा आयोजित की जानी है, तो व्यापम किस पैटर्न पे आ गया है? कथन कारण पैटर्न पे आ गया है। क्रम दे दिया है, इस प्रकार के पैटर्न पे चल रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर आपके बाल विकास, ठीक है, बाल विकास वाले चैप्टर को आसान बनाने के लिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास। कैसे इसमें हम स्कोरिंग करें बहुत ही शॉर्ट नोट्स पर। समझ में आ रहा है? तो देखिए, बाल विकास को पढ़ने का एक नया अंदाज हम देखेंगे, ठीक है? सारी चीजों को हम देखेंगे कि किस प्रकार हम बाल विकास को समझे। तो समझना बहुत आराम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे और ये आपका प्रारंभिक क्लास होगा इंट्रोडक्शन का, यानी कि परिचय का। ठीक है? चलिए, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझते चाहते हैं और देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे इसको भी ध्यान से समझना। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा। तो देखिए, बाल विकास में सबसे पहले क्या समझना है? देखिए, समझना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, हमें हमारे देश को यानी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। राष्ट्र को क्या बनाना है? विकसित राष्ट्र बनाना है। ध्यान से समझना बेटा, आपको पूरा लिंक करूंगा मैं, ठीक है? एक नया तरीका से बाल विकास पढ़ते हैं, ठीक है? जरूरी समझेंगे। और देखो, जो टॉपिक है ना बेटा, उसमें तीन बातें आपको समझना है। एक है शिक्षा शास्त्र, ध्यान से समझना, हम तीनों को अलग अलग पढ़ के गलती करते हैं। शिक्षा शास्त्र क्या है समझेंगे। साथ में एक टॉपिक आता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक। और एक आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात क्या है? बाल विकास। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक एक साथ आपको पढ़ना है। तीनों को कैसे समझिए, तीनों में बेसिक अंतर क्या है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास। तो राष्ट्र को अगर विकसित बनाना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? जो राष्ट्र की धन है, संपत्ति है, वो कौन है? मानव है। कौन है आपका? मानव है। ये मानव है, ह्यूमन ही हमारा रिसोर्स बनेगा। तो मानव को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? संसाधन में। मानव किसमें बदलेगा? संसाधन में बदलेगा। तो मानव जब संसाधन में बदलेगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मानव संसाधन कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस कहेंगे। अब ये मानव संसाधन क्या है? कि जब कोई मानव किसी भी चीज की, प्रकृति में स्थित जो भी संसाधन, रिसोर्स का उपयोग करना जब सीख जाता है, तो उसे ही हम मानव संसाधन कहते हैं। धीरे धीरे उनका बौद्धिक विकास होता है, धीरे धीरे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है
और मानव से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मानव संसाधन। लेकिन राष्ट्र को विकसित बनाना है तो केवल मानव संसाधन से काम नहीं चलेगा। मानव संसाधन को आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि कुशल मानव संसाधन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? कुशल मानव संसाधन बनाना है। कुशल मानव संसाधन का मतलब क्या है कि जब मनुष्य संसाधनों का प्रयोग करना सीख जाता है तो वो मानव संसाधन, लेकिन जब वो चीजों को उत्पादन करना भी सीख जाता है, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर बन जाता है, तो मानव संसाधन से क्या हो जाता है? कुशल मानव संसाधन। और इसी के बीच की कड़ी को समझना है कि जब एक मानव संसाधन को आप कुशल मानव संसाधन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा जन्म से कुशल मानव संसाधन नहीं होता। मां की गर्भ अवस्था में वो पता चल रहा है कि ये बच्चा पैदा होती स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं घूमता रहता है कि मैं अपने माँ के पेट में इंजीनियर था या मैं अपनी माँ के पेट में डॉक्टर था। उसको मानव संसाधन वो बन सकता है, लेकिन कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए। आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और प्रशिक्षण तब दे पाओगे जब उन्हें इस बात का क्या हो? ज्ञान हो, यानी कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शिक्षा का। यही से शुरू होता है आपकी कहानी। समझ में आ रहा है कि हमें शिक्षा क्यों जरूरी है? राष्ट्र के विकास में हम मानव कुशल मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग कर सके, इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान रहेंगे। और इसीलिए आज देख रहे हो कि जितने भी पॉलिसीज बन रही है शिक्षा को लेकर, इतनी सारी चर्चा हो रही है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो याद रखना कि विभिन्न प्रकार का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से आपको ट्रेन किया जाएगा और तब आप कुशल मानव संसाधन बनेंगे। और कुशल मानव संसाधन बनने के बाद आप जो है विकसित राष्ट्र यानी राष्ट्र को विकसित बनाने में आपकी भूमिका होगी। तो अब हमारे पास जो शब्द आ गया वो कौन है? आपका शिक्षा। क्या शब्द आ गया? आपका शिक्षा। तो ध्यान देंगे बेटा, शिक्षा अभी से चला नहीं आ रहा है। शिक्षा हमारी प्राचीन परंपरा है। शिक्षा क्या है? प्राचीन परंपरा। जैसे हम समझते चलते हैं शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ सामान्य अर्थ है ज्ञान। प्राचीन परंपरा में ज्ञान का लेन देन। ठीक है, ज्ञान का लेन देन, ज्ञान लेना या ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान का ज्ञान, ठीक है, लेना या और ऐसा बोल सकते हैं शिक्षा का और ज्ञान देना। सामान्य भाषा में शिक्षा का मतलब है ज्ञान देना और ज्ञान लेना। लेकिन जो हमारी शिक्षा परंपरा है ये हमारा अभी का नहीं है बेटा, ये प्राचीन परंपरा है। यानी बहुत पुराने काल से हमारी जो शिक्षा की पद्धति है वो चली आ रही है। यानी ज्ञान लेने और ज्ञान देने की परंपरा बहुत पुराना है। अभी से नहीं कि कल जागे कल नहीं, बहुत पुराना प्राचीन काल मानव सभ्यता का विकास के बाद से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, वो बात अलग है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था अभी मैं बताऊंगा, लेकिन हमारी जो शिक्षा की परंपरा है वो क्या है? आपका प्राचीन है। अब यहां से समझिएगा, एक पॉइंट समझिएगा। अब यहां पर हमारे पास एक टॉपिक आ गया। क्या टॉपिक आ गया? एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अब देखिए बेटा, शिक्षा प्राचीन परंपरा है तो अब हम इसको दो रूपों में पढ़ते हैं। एक तो चूंकि ये प्राचीन काल से आ रही है तो शिक्षा का प्राचीन स्वरूप क्या था। देखिए बेटा, क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तब पूरा प्रश्न बनेगा। और इसके साथ साथ आज तक जितने भी टेट है ना, कुछ प्रश्न सी टेट और शिक्षक भर्ती के में आए हुए प्रश्नों का समावेश करके मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा। तो आप निश्चिंत रहो, बस सुनते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक है प्राचीन स्वरूप, और आज क्या हमारा शिक्षा जैसा पहले था वैसा है क्या? नहीं, इसमें क्या हो गया? परिवर्तन, इसलिए इनका आधुनिक स्वरूप भी है। तो ध्यान से समझना कि प्राचीन स्वरूप में और आधुनिक स्वरूप में क्या अंतर है। एक बात समझिएगी कि प्राचीन काल में शिक्षा, ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा, ठीक है, केवल केवल ज्ञान केंद्रित था बेटा, नॉलेज सेंटर्ड था, नॉलेज फोकस था, ज्ञान केंद्रित था बेटा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा ज्ञान केंद्रित था प्राचीन काल में।
मतलब ज्यादातर हम ज्ञान प्राप्ति पर बल देते थे, केवल ज्ञान पर बल देते थे। बच्चे को सीख जान गए, उन तक ये बात पहुंचना चाहिए, ये हम ध्यान देते थे। यानी हम महत्व किसको दे रहे हैं? नॉलेज को महत्व देते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हमारा आधुनिक शिक्षा ज्ञान केंद्रित ना होकर चाइल्ड सेंटर या क्या हो गया है? बाल केंद्रित हो गया है। अब हम शिक्षा बालक के अनुसार देते हैं। समझ में आ रहा है? पहले हमें ज्ञान के अनुसार चीजों को ढालना था, अब हम स्वरूप किस पर केंद्रित है पूछेगा तो क्या लगाओगे? बाल केंद्रित है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज हम वर्तमान में शिक्षा के किस स्वरूप का अध्ययन करेंगे? तो वर्तमान में हम आधुनिक स्वरूप का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम वर्तमान में आधुनिक स्वरूप का अध्ययन। भाई प्राचीन काल का हम क्या अध्ययन करेंगे? जो ज्ञान स्वरूप था। आज हम जितने भी पॉलिसीज बना रहे हैं, आप जितने भी नियम बना रहे हैं, उसमें हम किस बात को ध्यान रखने हैं? आज हम आधुनिक स्वरूप के अनुसार क्या कर रहे हैं? शिक्षा को पढ़ेंगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समझेंगे, क्योंकि हमारी आधुनिक शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। कैसा है बेटा? बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित होने का मतलब क्या है? तो बाल केंद्रित का मतलब याद रखना कि हमें शिक्षा के माध्यम से बालक का क्या करना है? ओवरऑल डेवलपमेंट, या क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, बालक का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। तो आपसे पूछेगा कि शिक्षा का प्रमुख, आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक का क्या करना है? ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। इसलिए हमारा शिक्षा किस पर फोकस है? बाल केंद्रित है। और बालक के सर्वांगीण विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में सारी चीजें शामिल हो जाती है। जैसे बालक का क्या अध्ययन करना है? शारीरिक विकास का अध्ययन करना है। सर्वांगीण विकास मतलब बालक का शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास मतलब बालक का मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास मतलब बालक का आपका संवेदनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, हर चीज का विकास शामिल हो जाएगा बेटा। बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास शामिल है। इसके अलावा बालक का मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास भी शामिल है। इसके अलावा बालक का सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास करना है। तो इस प्रकार हमने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। क्यों सर्वांगीण विकास मतलब क्या? किसी एक प्रकार के विकास से आता है क्या? नहीं, बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल सभी प्रकार के डेवलपमेंट हमें आवश्यक है। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमने आपका शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया कि जो पहले ज्ञान केंद्रित था वो कैसा हो गया? बाल केंद्रित हो गया। एकदम शुरुआत से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न आपको पूछेगा बालक के सर्वांगीण विकास में कौन कौन सा विकास शामिल है? तो सभी प्रकार के विकास शामिल है। धीरे धीरे अभी पूरा आएंगे, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक पार्ट ये समझना है बेटा, इंट्रोडक्शन आपको यहां से शुरू करना है कि भाई ये सिस्टम था और हमें मानव को कुशल संसाधन को, मतलब मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन बनाना है। तो शिक्षा एक प्रमुख साधन है, आधार है। और सामान्य अर्थ क्या है? ज्ञान लेना और देना, ज्ञान देना, लेना, सीखना, सिखाना। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं। सामान्य अर्थ में एक और सीख सकते हैं, सीखना, सिखाना। ठीक है, शिक्षा में क्या शामिल है? सीखना और सिखाना, ये शामिल है। और ये बहुत प्राचीन काल से, आप वैदिक काल में वेदों की शिक्षा पढ़ते थे गुरुकुल पद्धति से, ये भी आप समझे, है ना। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल पद्धति से देते थे। यहां पर लिख सकते हैं प्राचीन, अभी विद्यालय स्कूल कॉलेज बन गया है। ठीक है, प्राचीन काल में कौन सी परंपरा होती थी? गुरुकुल पद्धति होती थी बेटा, गुरुकुल। गुरु के पास शिष्य बैठकर क्या लेते थे? शिक्षा लेते थे। और आधुनिक स्वरूप में क्या हो गया है? आधुनिक स्वरूप में क्या बन गया है? विद्यालय, या विद्यालय न लिख के हम सब के लिए बोलते हैं शिक्षा का केंद्र एक ठो खोल दिया है। ठीक है, उसको अलग अलग नाम है। आपके प्राइमरी शिक्षा, नर्सरी शिक्षा के लिए अलग अलग केंद्रों का अलग अलग नाम है। ठीक है, उसको भी समझेंगे, वहां पर भी आएंगे, भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहां तक मोटा मोटा पहले जानो।
अब एक बात समझो, अब शिक्षा प्राचीन है, शिक्षा आधुनिक है, ये बात तो हमें समझ में आ गया, लेकिन भाई शिक्षा कितने प्रकार से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन को समझो, कैसे कैसे शिक्षा आपको दिया जा सकता है या हम देते आए हैं, इसको समझो तो सब चीज समझ में आएगा। तो शिक्षा के प्रकार कैसे हैं, क्या क्या प्रकार है, तो समझो। मुख्यतः या आप ऐसा लिख सकते हैं, जनरली सामान्यतः जो है शिक्षा को तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन प्रकार के शिक्षा बताए गए हैं। सामान्यतः बेटा तीन प्रकार के पढ़ना है, यहां से पूरा प्रश्न बनेगा। तीन प्रकार की शिक्षा में कौन कौन से शिक्षा है, तो ध्यान देना। एक शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, शुरू से चली आ रही है बेटा, ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा। शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है, बहुत प्राचीन काल से। उसके बाद आप समझिएगा, एक है औपचारिक शिक्षा और एक है आपका अनौपचारिक शिक्षा। एक है औपचारिक शिक्षा और एक क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा। पूछता है प्रश्न, और दोनों के बीच का है, एक है आपका निरौपचारिक शिक्षा। क्या शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के तीन प्रकारों को समझो, प्राचीन पद्धति है तो कितने प्रकार से शिक्षा दिया जा सकता है, तो एक है औपचारिक शिक्षा, एक है अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, अब देखिए बेटा तीनों में अंतर कैसे बताना है आपको, ध्यान समझिएगा अंतर कैसे है। तो एक हो गया कौन सा, औपचारिक, एक कौन हो गया, अनौपचारिक। आपको पहचानने दिया जाता है कि इनमें से कौन सी शिक्षा अनौपचारिक है या निरौपचारिक है या औपचारिक है, समझते हैं? देखिए, शिक्षा का वह पद्धति, वह प्रोसेस, वह विधि, ठीक है, शिक्षा की वह विधि जिसमें शिक्षा के लिए उद्देश्य, यानी आपका पर्पस, उद्देश्य, स्थान, ठीक है, उद्देश्य, स्थान, आपका सिचुएशन, परिस्थिति निर्धारित होती है। ध्यान रखना, ठीक है, स्थान, परिस्थिति, समय भी निर्धारित होगा। शिक्षा के लिए, शिक्षा का वह विधि जिसमें शिक्षा के लिए उद्देश्य, स्थान, मतलब किस पर्पस से शिक्षा दी जाएगी, कहां पर दी जाएगी, किस समय दी जाएगी, कौन से परिस्थिति में दी जाएगी, अगर ये निर्धारित है, पहले से या निर्धारित है, तो समझ जाना इस प्रकार के शिक्षा को क्या बोलेंगे, औपचारिक शिक्षा। बहुत सामान्य शब्द में याद रखिएगा। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है बेटा, तो शिक्षा के लिए आपका उद्देश्य डिसाइड रहेगा, जैसे कलेक्टर बनाने के लिए शिक्षा, डॉक्टर बनाने के लिए शिक्षा, स्थान बता देगा फलाना जगह पढ़ने आना है, ठीक, आपका समय बता देगा इतने से इतने बजे तक आपकी कक्षाएं रहेगी, परिस्थिति इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में आपको पढ़ना है, ये सब अगर डिसाइड है, ये शिक्षा कैसी है, औपचारिक है। और साथ ही ये भी याद रखना, कुछ नियम भी होंगे भाई, अगर इस प्रकार के शिक्षा होंगे तो कुछ नियम भी होंगे, कुछ आपका रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होंगे। इस प्रकार के शिक्षा को क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षा। और याद रखना, ऐसी शिक्षा को जनरली आपको कहां दिया जाएगा, विद्यालय, यानी स्कूल में, महाविद्यालय, ठीक है, विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी प्रकार के शिक्षा के लिए बना गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और शिक्षण आपसे क्या पूछेगा, विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी है, औपचारिक है कि निरौपचारिक है कि अनौपचारिक है, तो क्या मार्क कराओगे, औपचारिक। क्यों, क्योंकि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का एक उद्देश्य है कि नहीं है, कि फोकट में दाल भात खाने के लिए चल देते हो, घूम के आते हैं करके, स्थान वहां जाना पड़ेगा ना, फलाना स्कूल जगह पर आपका लोकेटेड होगा, नियम, उस स्कूल के, उस कॉलेज के कुछ नियम होंगे, समय होगा, सुबह 7 से 12 पढ़ना है कि आपका 10 से 5 पढ़ना है, और परिस्थिति, उस इन्वायरमेंट की अपनी परिस्थिति होगी, अपना एक सिचुएशन होगा जिसके तहत आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी के उल्टा जस्ट याद रखना, कैसे याद रखना,
अगर शिक्षण की वह विधि जिसमें, ठीक है, जिसमें शिक्षा के लिए, पूरा उल्टा हो जाएगा बेटा, शिक्षा के लिए क्या, शिक्षा के लिए ना कोई उद्देश्य निर्धारित है, ना शिक्षा के लिए कोई स्थान निर्धारित है, ना शिक्षा के लिए कोई नियम बंधा हुआ है, ना शिक्षा के लिए कोई समय स्पेशल है, ना कोई विशेष परिस्थिति है, ठीक है। अगर ये निर्धारित नहीं है, ध्यान समझना, अगर ये डिसाइड नहीं है, तो इस प्रकार से प्राप्त की गई शिक्षा क्या है, अनौपचारिक। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये कैसा होगा, जैसे अचानक इस प्रकार का शिक्षा कहां मिलेगा, परिवार में। आपसे पूछेगा अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, परिवार है बेटा। परिवार में अचानक आप देखते हो, आपसे गलती से गिलास छूट गया, तुरंत वहीं पर डिसाइड नहीं था, लेकिन तुरंत आपके दादाजी, आपके पिता क्या बोलेंगे, बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसे में टूट जाता है, आपको सिखाते हैं ना। इसके लिए कोई समय था क्या, नहीं था, अचानक हुआ। इसके लिए उद्देश्य है क्या, कि आज इसको हम गिलास टूटने से नहीं, मतलब ऐसे पकड़ना है सिखाकर, हम इसको डॉक्टर बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। कुछ सिचुएटेड, अचानक आप सीखेंगे, खेल खेल में सीखने वाली शिक्षा। क्या शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। याद रखना बेटा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसका मानव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति अगर आप देखोगे तो दोनों है तो बीच का है। दोनों शिक्षा में सबसे पहला शिक्षा बच्चा कौन सा शिक्षा ग्रहण करता है, याद रखेंगे, पहला ग्रहण वो अनौपचारिक शिक्षा ही ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता, अपने परिवार के संपर्क में आता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और हॉस्पिटल से सीधा नर्सरी में जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर वो सीधा हॉस्पिटल से नर्सरी में भी जाएगा तो कुछ देर के लिए अपने माँ के गोद में रहेगा, और माँ जो उसको उस समय सिखाएगी वो भी किसका पाठ हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा। किसी भी परिस्थिति में बच्चा सबसे पहले कौन सा शिक्षा ग्रहण करता है पूछेगा तो क्या लगाना है बेटा, अनौपचारिक शिक्षा। जैसे परिवार से कभी कभी आपको पड़ोसी वाले ज्ञान दे जाते हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जान रहे हो, आप मस्त हवा पाने के लिए बालकनी में निकले हैं कि एक अंकल आंटी निकल के, बेटा बालकनी में खड़े नहीं होते, जबरदस्ती आपको छेड़ के चले जाएंगे। इसका भी समय डिसाइड था क्या, नहीं था। इसका भी स्थान डिसाइड था क्या, नहीं था। ये अचानक मिला, कोई उद्देश्य नहीं था। पड़ोसी से प्राप्त शिक्षा, खेल खेल में आपके दोस्त लोग आपको शिक्षा दे जाते हैं, सिखा जाते हैं, यानी मित्रों से प्राप्त होने वाली शिक्षा, ये कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। बहुत सामान्य शब्दों में समझिए बेटा, रटेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, अगर समझेंगे तो पूरा प्रश्न बनेगा। अब दोनों के बीच का पार्ट आ गया, कहां, निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल। थोड़ा आधा आधा लेंगे दोनों से। कैसे आधा आधा लेंगे, देखो यहां पर आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट रहेगा। उद्देश्य स्पष्ट होता है, मतलब इस शिक्षा का उद्देश्य तो होगा, लेकिन समय व स्थान निर्धारित नहीं होगा। समय व स्थान निर्धारित नहीं होगा। ध्यान से समझना बेटा, निर्धारित समय व स्थान निर्धारित नहीं होता। ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को, क्योंकि ये आजकल की शिक्षा है, ये वर्तमान शिक्षा का बहुत बड़ा पार्ट है, निरौपचारिक शिक्षा। कैसे, उद्देश्य तो है भाई, उद्देश्य है आपको शिक्षा देना है तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। यहां पर उद्देश्य स्थान, मतलब उद्देश्य पहले से डिसाइड नहीं है बेटा, यहां पर इनका भी उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य पहले से डिसाइड नहीं होता है। यहां पर उद्देश्य पहले से डिसाइड है, यहां पर भी उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन समय व स्थान निर्धारित नहीं होता। माने उद्देश्य वाला पार्ट को यहां से ले लिए, उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, यहां पर पहले से डिसाइड स्पष्ट नहीं है एकदम, और यहां पर निर्धारित नहीं है, शब्दों को ले लिए। जैसे आप समझो, एग्जाम्पल समझोगे तब समझ में आएगा। जैसे उद्देश्य तो स्पष्ट है, आजकल जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत चल रहा है, जान रहे हो ना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, दूरस्थ शिक्षा, ये सब कौन सा पार्ट है, निरौपचारिक। जैसे कोई बच्चा मोबाइल ऐप से पढ़ रहा है, मोबाइल ऐप से पढ़ रहा है,
आप पटेल सर क्लासेस ऐप से पढ़ रहे हैं, वो कैसी शिक्षा है? निरौपचारिक शिक्षा। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है आप तक शिक्षा पहुंचाना, लेकिन इस ऐप के माध्यम से कोई विशेष समय नहीं है, कोई विशेष स्थान नहीं है, आप कभी भी कहीं पर भी इस शिक्षा को क्या कर सकते हैं बेटा? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी टीवी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कभी कभी पत्रकारिता या पत्राचार से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कभी कभी डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये सब औपचारिक है कि अनौपचारिक है, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो न ही ये औपचारिक है, न ही ये औपचारिक है, ये कैसा है? निरौपचारिक। बताओ, समझ में आया? बेसिक समझना है। तो अब हमको फाइनली क्या समझना है कि भाई शिक्षा के प्रकार समझना है। तो कुल मिलाकर हमको बच्चों को जरूरत के हिसाब से सभी प्रकार की शिक्षा देना है। शुरुआत में हम उसे कौन सा शिक्षा देते हैं? अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। फिर हम उसको कहां भेज देते हैं? औपचारिक शिक्षा के लिए। लेकिन समय समय के अनुसार, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना है ना भैया। तो उसके लिए हमें इस मेथड को भी अपनाना पड़ता है, और इसलिए हमें कभी कभी निरौपचारिक शिक्षा का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? अब देखिए, कुल मिलाकर हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। तो पहला, शिक्षा का उद्देश्य समझेंगे बेटा। शिक्षा का कुल टोटल, अब निष्कर्ष क्या निकला, उद्देश्य। तो देखिए, आपसे पूछ देता है कभी कभी कि फाइनली क्या कंक्लूजन निकला। तो पहला तो एक मैं बता देता हूं कि हमें बच्चों का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। क्या करना है? ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ये शिक्षा का हमारा पहला उद्देश्य, सर्वांगीण विकास करना। दूसरा क्या करना है? दूसरा, बच्चों को देखो, हम निरौपचारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, औपचारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, सभी प्रकार की शिक्षा समय के साथ आवश्यक है। इसलिए हमें शिक्षा कैसी देना है? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार देना है। याद रखना, बच्चों को शिक्षा कैसी देना है? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप देना है। ठीक है, सोशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा प्रोवाइड करना है। ठीक है, और छोटा मोटा नहीं है बेटा। शिक्षा देने का मतलब हम बता रहे हैं ना, ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास करना है। तो याद रखना बेटा, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का बहुत बृहद उद्देश्य है, लेकिन सबका अर्थ छिपा हुआ है। सर्वांगीण विकास में सब चीज आ गया। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप देना है। जैसे आप देखते हो, अभी एक पॉइंट चलता है कि पुराने हम लोग भयंकर पढ़े हैं यार, लेकिन वो काम नहीं आता हमारे फील्ड में। अब एक बात बताओ, जो इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति है, वो अगर आपका आर्ट बैकग्राउंड की चीजों में शामिल हो गया, तो कहां वो अपनी चीजों को काम कर पाएगा? तो हमें शिक्षा कैसी देना है? सामाजिक आवश्यकताओं, क्या समाज को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से शिक्षित करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। और बच्चे को, यानी विद्यार्थी, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी को, ठीक है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, करेंट सिचुएशन के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार करना है भाई। ठीक है, पुराना रीति रिवाज नहीं है। शिक्षा का ये 4 उद्देश्य रट लो, प्रश्न में ऑप्शन में दिखता है। बस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देना, व्यक्तित्व का विकास करना, और विद्यार्थियों को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क्या करना है? शिक्षित करना है, तैयार करना है। इसीलिए हम समय समय में शिक्षण नीतियों को, शिक्षा की नीतियों को बनाते रहते हैं, सुधारते रहते हैं। आप देखोगे कि अभी फिर से एक नई शिक्षा नीति आई है, नया एनसीएफ तैयार करते हैं, अधिनियम बनाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमें अपने उद्देश्यों को क्या करना है? प्राप्त करना है। सामान और सरल भाषा में समझो, कोई लेंदी नहीं बनाना अपने विषय को, इतना जानो पूरा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई, चलो शिक्षा के प्रकार देख लिए। अब देखिए बेटा, शिक्षण की प्रक्रिया, देखिए इसको भी समझो। ये क्या है सर? तो मैं बता रहा हूं, मतलब किस प्रक्रिया से हम शिक्षा दे सकते हैं,
या शिक्षण कैसे बोल सकते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल क्या क्या शामिल है, ये जानो, तब आप प्रश्न बना पाओगे। क्या क्या शामिल है, ठीक है। जैसे समझो, इसके लिए दो विचारधाराएं, कितनी विचारधाराएं हैं, दो। अच्छे से रट लो बेटा, क्वेश्चन आएगा। पहली विचारधारा ये है, समझो, पहली विचारधारा ये है कि जब हम शिक्षा देंगे, सिखाएंगे बच्चों को, तो सिखाओगे तो कौन कौन व्यक्ति लगेगा, एक ठोक लगेगा शिक्षक। अगर आप शिक्षा देने जाओगे तो एक ठोक क्या चाहिए, शिक्षक। और दूसरा क्या चाहिए, उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला छात्र, या इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, विद्यार्थी, स्टूडेंट चाहिए। तो शिक्षण की प्रक्रिया तब होगी जब शिक्षक विद्यार्थी को सिखाएगा। तो शिक्षक जब विद्यार्थी को सिखाएगा तो इसमें कहा जाता है कि किसी विद्यार्थी को सिखाने में केवल शिक्षक की ही भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है, शिक्षक। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच और कोई बीच का माध्यम नहीं है। जो भी ज्ञान है वो शिक्षक किसको देगा, छात्र को। और इस प्रकार की जो विधि है, प्रक्रिया है, इसे शिक्षण की द्विध्रुवी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुवी विधि। तो आपसे अगर पूछेगा शिक्षण की, ठीक है, द्विविधि, ठीक है, बाइपोलर सिस्टम या मेथड कौन सा है, तो बाइपोलर में कौन कौन सा शामिल होगा, केवल शिक्षक और विद्यार्थी। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण की प्रक्रिया में और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, केवल शिक्षक और क्या चाहिए, छात्र। दोनों में शिक्षण का कार्य कंप्लीट हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षण की ध्रुवी विधि। और इसको सिद्धांत को देने वाले कौन है पूछेगा तो याद रखना है, जॉन एडम्स। कौन है आपका, जॉन एडम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण की द्विध्रुवी विधि, यानी दो पार्ट चाहिए, केवल शिक्षक और कौन चाहिए, छात्र। इसको देने वाले कौन है, जॉन एडम। और जॉन एडम ने क्या कहा कि भाई केवल शिक्षा चाहिए, केवल शिक्षक चाहिए। लेकिन शिक्षक भी कैसा चाहिए, सीधा सीधा इनसे कन्वर्सेशन होगा। तो पहला यह है कि इसमें जो शिक्षक की भूमिका होगी, समझना बेटा, प्रश्नों को आप कहां कहां क्या पढ़ते हैं और इसमें फंसते हैं, तो समझो इसमें क्या बातें बता रही है कि अब तो मेन सर्वे सर्वा कौन हो गया, टीचर ही हो गया। पूरा कौन हो गया, टीचर ही मेन है। तो टीचर मेन है तो शिक्षक की भूमिका क्या होगी, उन्होंने कहा कि शिक्षक को, ठीक है, शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बालक, बालक मतलब दोनों आ जाएगा, मेल फीमेल, प्रत्येक बालक विशिष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। मतलब समझिएगा कि अगर शिक्षक ही मेन है तो उन्हें प्रत्येक बालक को विशिष्ट समझना होगा, भेदभाव नहीं करना पड़े। हर बालक विशिष्ट, हर बालक में अद्भुत आपका ज्ञान है, हर बालक सीख सकता है। तो प्रत्येक बालक को क्या करना होगा, विशिष्ट समझना होगा। किसको, शिक्षक को। तभी वो डायरेक्ट किसको ज्ञान दे पाएगा, छात्र को। तो द्विध्रुवी सिद्धांत में कौन कौन शामिल है, शिक्षक और छात्र। कौन दिया इस सिद्धांत को, जॉन एडम। जॉन एडम्स क्या बोल रहा है कि शिक्षक को क्या समझना चाहिए, प्रत्येक बच्चा को विशिष्ट। इसलिए शिक्षक के लिए प्रत्येक बालक क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रश्न आएगा। और ध्यान रहे, इसके साथ साथ ही कंटिन्यू शिक्षक को प्रेरित करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। आपसे प्रश्न पूछता है शिक्षक की क्या भूमिका है बेटा, तो बार बार अगर कोई बच्चा हताश हो रहा है तो बार बार उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। बुलाक पीट पाट नहीं देना है, लिख नहीं रहे हो, क्यों नहीं बन रहा है तुमसे प्रश्न, ऐसा नहीं करना, मोटिवेट करना है। तुम कर सकते हो, तुमसे होगा। समझ में आ रहा है। अब मोटिवेट करके भेज तो दिए बच्चे को, फिर भी नहीं हुआ, आप चिल्ला दिए, आप एकदम क्रोधित हो गए, ए फालतू दिमाग खराब कर रहा है मेरा। वैसा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है। आपको हमेशा सही रास्ता दिखाना है। और अगर फिर भी नहीं सीख पा रहा है तो बच्चे को क्या करना है, कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है। भाई कहीं पर भी देखो रूडली वाला व्यवहार ही नहीं करना है शिक्षक को। आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो देखना क्या भूमिका है, शिक्षक को हर बालक को विशिष्ट समझना है, हर चीज को प्रेरित करना है। और अगर उसके बावजूद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं,
भाई बालक को अभी देखो, इसीलिए तो बाल विकास समझना बेटा, कौन सा बालक कौन सी अवस्थाओं में कैसा सोच पाता है ना, इसीलिए शिक्षक को बाल विकास पढ़ना है। आप समझोगे, अब मान लो एक आध तो बेचारा लेट से समझ रहा है, उसको मार्गदर्शन दो, इसको ऐसा करो बेटा, इसको ऐसा करो, नहीं हो रहा है तो अभी देखो उसको सिखाओ, हाथ पकड़ कर सिखाओ, सहयोग करो। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तुमसे, वो उसके बाद भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो क्या करना है, याद रखना है कि बालक की अवस्थाओं के अनुरूप, भाई कौन सा अवस्था में बालक है, कौन से स्टेज में बालक है, ये जानना है बेटा आपको। और इसीलिए तो बाल विकास चैप्टर डाला है, नहीं समझोगे कहां समझोगे। आपके जैसे आप किशोर बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, वैसे आप नर्सरी के बच्चे को ट्रीट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बालक की अवस्थाओं के अनुरूप पहले अवस्थाओं को जानो, एक कैसा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, ये थोड़ा छोटा है, और उसके अनुरूप उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि समन्वय स्थापित करना। आपको कथन कारण पूछता है, ध्यान से समझे ऐसे प्रश्नों को, कि शिक्षक के लिए प्रत्येक बालक विशिष्ट होना चाहिए, शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और बालक को उनकी अवस्थाओं को समझकर उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और इस प्रकार शिक्षक और छात्र के बीच कुछ नहीं है, केवल शिक्षक और छात्र के बीच जो शिक्षा का आपका माध्यम बनेगा, उसे ही आपका द्विध्रुवी विधि कहा है, किसने, जॉन एडम्स। समझ में आया, बना पाओगे, पूरा पॉजिटिव चीज है। आप शिक्षक को डांटेंगे, आप उसकी पालक से शिकायत कर देंगे, आप उसको आपका मदद करने से मना कर देंगे, ऐसा सब देगा ऑप्शन में। हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, हमेशा पॉजिटिव काम करना है, आप निगेटिव कहीं पर भी नहीं लाना है। और इसके अलावा बोले, अब देखो यहां पर एक चीज तो समझ में आ गया कि चलो शिक्षक छात्र को ज्ञान देगा, पर दो प्रश्न मेरे मन में आएगा, कैसे और क्या। ध्यान देगा पर कैसे देगा, क्या देगा, तो इसको हमारे आदरणीय जॉन डीवी ने बताया कि भैया ये तो ठीक है कि शिक्षक और छात्र का होना जरूरी है, मैं इसको मना कहां कर रहा हूं, इसके बिना तो शिक्षण कार्य होगा नहीं, क्योंकि एक का काम सिखाना है और एक का काम सीखना है, और जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है वही तो शिक्षण है। तो इन्होंने कहा कि यहां पर एक चीज मिसिंग हो जा रहा है, कि शिक्षक सब चीज करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, इसको भी तो बताने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसी के लिए बेटा उसके लिए बनाया गया है क्या, पाठ्यक्रम, या कभी कभी इन्हें कैरिकुलम या पाठ्यचर्या कहते हैं, सिलेबस एंड कैरिकुलम, कि शिक्षक बच्चों को कैसा ज्ञान देगा, ये बात आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। क्या ज्ञान देगा, पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान देगा, कैसा ज्ञान देगा, कैरिकुलम बनाया जाएगा, कितने साल कैसा क्या होगा। इसीलिए देखते होंगे एनसीएफ जारी होता है, नया शिक्षा नीति के साथ एनसीएफ जारी हो जाता है, इसी को समझना है। अब बताओ यहां पर एक तो शिक्षक था और एक छात्र था, यहां पर एक शिक्षक हो गया, एक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या हो गया, और तीसरा कौन हो गया, छात्र, एक माध्यम आ गया। और जब शिक्षा में विधि में तीन बातें आ गई तो इसी को आपका त्रिध्रुवी विधि कहा जाता है। तो शिक्षण की त्रिध्रुवी विधि का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो याद रखेंगे जॉन डीवी ने दिया है। कौन दिया है आपका, जॉन डीवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कंफ्यूजन क्या होता है वो भी जान लो ट्रिक, कि क्वेश्चन जब आएगा कि द्विध्रुवी सिद्धांत या त्रिध्रुवी सिद्धांत कौन दिया है, तो दो ही नाम है, दोनों में जॉन लगा है, जॉन एडम्स और जॉन डीवी। तो हमेशा उल्टा कर देना, जो दो शब्द बोल रहा है उसका नाम चार शब्द का होगा, और जो तीन बोल रहा है उसका नाम दो शब्द होगा। जो बड़ा बोलेगा उसका नाम छोटा रहेगा बेटा, पर जो छोटा बोलेगा उसका नाम बड़ा रहेगा। कभी कंफ्यूज नहीं होगा। समझ में पा रहे हैं? तो फाइनली समझिएगा कि हमें इस प्रकार की शिक्षा देना है, और वर्तमान में हम किसको आधार बना रहे हैं, ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बेटा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे कौन से ध्रुव पर आधारित है, त्रिध्रुवी वर्तमान शिक्षण प्रणाली। आज हम बच्चों और छात्रों के बीच में हम एनसीएफ और पाठ्यचर्या लाते हैं, कैरिकुलम बनाते हैं। कैरिकुलम क्या बताता है कि प्रत्येक बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, ये बात हमें क्या बताती है, कैरिकुलम पर बताती है, या हमें सिलेबस बताती है।
ये है शिक्षण की प्रक्रिया। बिल्कुल प्रश्न आता है इससे। क्लियर है यहां तक? चलिए एक बात ये समझ, अब देखिए मैं अब जो बात छेड़ने जा रहा हूं उसको समझिएगा बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि कुल मिलाकर अब आपके सिलेबस में क्या डाल दिया गया? शिक्षा शास्त्र। आपको क्या पढ़ना है शिक्षा बनने के लिए? शिक्षा शास्त्र। अब ध्यान से समझेगा। तो अब ये शिक्षा शास्त्र क्या है सर? तो देखो क्या है, मैं बता रहा हूं। शिक्षा शास्त्र मतलब सीधा सीधा याद रखना बेटा, शिक्षण की विधियां। एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जिन विधियों का, जिन मेथड का प्रयोग करेगा उसे ही शिक्षा शास्त्र में दिया गया, इसका अध्ययन करेंगे। यही विधियां है, मतलब शिक्षण की विधियां। एक लाइन में शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षण की विधियां है। कैसे, किन किन विधियों से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब देखो शिक्षण की विधियां में 3 चीजें शामिल होगी। जैसे हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर चल रहे हैं, तो शिक्षण की विधियां में शिक्षक को यह करना है कि छात्र को ज्ञान देना है। छात्र को ज्ञान देने के लिए हमने क्या बना लिया? पाठ्यक्रम बना लिया त्रिध्रुवी सिद्धांत के अनुसार, या हमने क्या बना लिया? कैरिकुलम बना लिया, या क्या बना लिया? पाठ्यचर्या बना लिया। चलो हम पढ़ाना सीख गए, हमने ये जान लिया कि बच्चों को हमें पढ़ाना है। हमने सारे मेथड देख लिए बच्चों को पढ़ाने का, अभी पूरा पढ़ेंगे सबका सिद्धांत, कौन कौन सी विधि इन लोग शिक्षा का दिए हैं, कौन कौन सी विधि को हमको फॉलो करना चाहिए। अब विधि आपको पता है, आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे जान रहे हैं, और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पढ़ाते समय, शिक्षण के समय बच्चों के या बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझते जाना, आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। इनके बिहेवियर में चेंज आएगा। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षक हैं, शिक्षण की विधियां शिक्षा शास्त्र है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा ऐसे ऐसे नाच रहे हैं क्लास में, समझ में आ रहा है? दूसरा बच्चा बहुत ध्यान देके सुन रहा है, तीसरा बच्चा रो रहा है। एक ही क्लास के 3 अलग अलग बच्चे, तो उनके तीनों के व्यवहार में क्या आ रहा है? परिवर्तन देखने को आ रहा है। जो बच्चा नर्सरी में रोता रहा होगा, वही बच्चा PP1 में जाकर क्या कर रहा है? फिट बैठ गया, बढ़िया पढ़ रहा है, खुश हो गया। पहले स्कूल नहीं जाऊंगा बोलता है, अब तो स्कूल मत जा बोलेगा तो रोता है। तो शिक्षण के समय व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसका भी अध्ययन जरूरी है, क्योंकि आपका केवल विधि काम आएगा क्या? नहीं, आप बेहतरीन डायग्राम से पढ़ा रहे हैं, एकदम ग्राफिक्स, भयंकर टाइप का ग्राफिक्स, लेकिन वो बच्चा ही करके हंस रहा है क्लास, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। तो शिक्षा के दौरान व्यवहार में परिवर्तन आ गया, अब सब टेंशन में, कैसे हो गया यार? इसको अब अध्ययन करना था। तब आया कौन सा कॉन्सेप्ट? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान कुछ थोड़ी है बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान कुछ नहीं है। भारी इसके पीछे का दार्शनिक पढ़ाऊंगा, सब ससुर इसी को पहले में रगेड़ते हैं और पूरा याद नहीं होता है। ये आखिरी में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। क्यों? पहले आपको क्या पढ़ने भी मैं बता रहा हूं ना, पहले तो आपको पढ़ाने का तरीका जानना है ना, तभी तो आप उसके व्यवहार के परिवर्तन को जानोगे। अब आप कुछ दिन बाद समझ गए, क्या समझ गए? कि हां, उस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है। फिर भी आपका गणित ठीक नहीं बैठ रहा है, समझ आ रहा है? एक बच्चा आप समझ गए कि ये बच्चा रो रहा है, हाँ, रो रहा है, थोड़ा और करते हैं, डरा, चित्र देख के डर गया, ऐसा वाला। तो जब व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, शिक्षण विधि के दौरान आप इसको अध्ययन करोगे। शिक्षा मनोविज्ञान है, और ये जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, हर चीज में आधुनिक लाना है बेटा। आधुनिक शिक्षा विज्ञान जो है वो लगभग 19वीं शताब्दी में आया है, इसका जन्म हुआ है, और इसके आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक को। अभी सब सुनोगे नाम, थॉर्नडाइक, ठीक है, ऐसा याद रहो, मैं सब याद करवा दूंगा नाम, टेंशन मत लो। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं? थॉर्नडाइक। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? कि शिक्षण के समय में व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। किसी ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने और कुछ कहा,
सब समझेंगे क्या है, लेकिन व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है इसको भी तो जानो कि क्यों हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, शिक्षण के समय होने वाला व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा मनोविज्ञान है, तो मैं ये भी तो पूछ सकता हूं, तो अब आप शिक्षा शास्त्र इसलिए पढ़ोगे क्योंकि पढ़ाने की तरीके जानना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्यों डाला आपके सिलेबस में? इसलिए डालना है कि इसमें, ठीक है, इसमें आपको सीखने एवं सिखाने, सिखाने, ठीक है, सीखने एवं सिखाने के दौरान परिवर्तन को समझना है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जानो, पहला। दूसरा, इसमें आपको, ठीक है, बालक की क्षमताओं को समझना है, उनके क्या कैपेसिटी है, क्षमताओं को समझना है। देखे होगे नर्सरी के बच्चों का ज्यादातर स्कूल टाइमिंग छोटा रहता है, उसको क्षमता से ज्यादा पढ़ाओगे तो फिर वो नहीं आएगा स्कूल कल से। तो सीखने सिखाने के दौरान आप समझो तभी तो सही शिक्षा दे पाओगे। बालक की क्षमताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान चाहिए, किसको कितना डोज में देना है, कैसे देना है, व्यवहार कितना देर तक वो झेल सकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको हमेशा छात्र केंद्रित शिक्षा देना है, ये नहीं कि मैं तो पूरा पढ़ा हूं, एक दिन में सिलेबस खत्म। शिक्षक तो पढ़ा देगा, 5 घंटे पढ़ा देगा, 6 घंटे पढ़ा देगा, पर क्या बच्चा 6 घंटे तक पढ़ पाएगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाएगा। देखे होगे 2 घंटा एकदम टन्नाक बैठे रहेगा, तीसरा घंटे नाक खुजाना चालू, सिर खुजाना चालू, मोबाइल देखना चालू, घड़ी देखना चालू, 4 घंटे हुआ तन लोधर जाएगा ऐसे, बस सर ऐसा, और उससे ऊपर वेतन कल नहीं आएगा। डेमो क्लास में बैठा था, माँ कसम रडेर दिए रे के दिन, हाँ एडमिशन नहीं होगा तो टेंशन में आ जाता शिक्षक। तो छात्र केंद्रित शिक्षा देना है, बालक की क्षमताओं को समझना है, सीखने सिखाने के दौरान होने वाले परिवर्तन को समझना है, इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। कैसे पढ़ाना है, किस विधि से बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, इसलिए क्या पढ़ना है? शिक्षा शास्त्र। लेकिन ये सब एक चीज के बिना अधूरा है बेटा। कैसे? क्योंकि आपको छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक शिक्षा कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जब तक इस संसार में जीवित है कुछ ना कुछ सीखता रहे, और जब तक वो सीखता रहेगा, आजीवन चलने वाली परंपरा है शिक्षा। मरते टाइम भी कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। बोलते हैं ना, मरत मरत आखिरी में सोचत हुए बता देते, वो भी उस समय सीख जाता है। और इसलिए शिक्षण के समय एक चीज समझना है, अगर इसको बिना समझे आप इन सबको अध्ययन करने जाओगे, फेल, एक अच्छा टीचर नहीं बन पाओगे। और इसीलिए बालक के विकास की अवस्था को समझना पड़ेगा रे बाबू, क्योंकि हर बच्चा मां बाप थोड़ी बन गया है जो पास कर दोगे एग्जाम। अब इसके लिए बालक के विकास के लिए तो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चे के विकास को देखेगा और बना लेगा। तो क्या हर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला शादीशुदा होगा, उसका लड़का होगा, जरूरी है क्या? तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखकर कौन मैदान में आया? पटेल सर क्लासेस। कि जिसके पास बच्चा नहीं है और जो विकास की अवस्था को हमेशा दूसरे बच्चा देखा उसे तो चिमट देते, रुला देते, काहे से बाल विकास समझेगा? अपना बच्चा आता है तो समझ में आता है। तो बालक के विकास की अवस्था को समझना है, इसीलिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बाल विकास। तो देखो तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? बाल विकास पढ़ना है। और अगर जब तक बालक के विकास को नहीं समझोगे और पढ़ने चले हो शिक्षा मनोविज्ञान और पढ़ने चले हो शिक्षण शास्त्र, तन कहां से ज्ञान दोगे? पहले तो जानो कि बच्चा में कब इमोशन आता है। माल एक 8 बच्चा खखवाए पढ़ाए मारे कंपास बाक्स में फेंक के तन फिर रोगे, कैसे रे उर्दंग बच्चा है, उसके दाई दादा लोग ऐसे सिखाते हैं। तो तुम नहीं समझे हो उस समय उस बच्चे के विकास को, तुम्हारी गलती है कि वो कौन सी अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये किस बात से पता चलेगा? बाल विकास से पता चलेगा। इसीलिए प्रारंभिक क्लास जो हमारा रहेगा वो बाल विकास का रहेगा जब तक। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल विकास से आता है बेटा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा पूरा क्या क्या है, कौन थ्योरी बस आता है, कौन किस सिद्धांत को दिया है। इसमें आता है मेथड आएगा, ये सब मेथड जैसे आपका किंडरगार्टन हो गया, मांटेसरी हो गया, सब पढ़ेंगे। अभी प्रेरणा मैस्लो का सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन आपको उसके पहले क्या समझना पड़ेगा? बाल विकास। देखो आओ मैदान में। तो अब हमें क्या पढ़ना है? बाल विकास पढ़ना है।
अभी भी मैं बाल विकास शुरू नहीं किया हूं, क्योंकि और प्रश्न बनेगा इससे। बाल विकास क्या प्रश्न बनता है, देखो बाल विकास पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले आपको पढ़ना है इनका क्षेत्र, कि कौन कौन सा क्षेत्र आपका शामिल है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है बाल विकास, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहला समझो बेटा, देखो यहां से क्या प्रश्न बनता है जो आपसे नहीं बनता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बाल विकास का अर्थ जानना है, क्या है आखिर ये बाल विकास। ठीक है, बाल विकास का मतलब चुंदी का विकास ऐसा बोलते हैं? नहीं है भैया, बाल ये वाला बाल का विकास नहीं है, बालक का विकास है, बच्चे का विकास है। और बाल विकास के अर्थ को जब आप समझोगे तो याद रखना, बाल विकास की अवस्थाओं को समझना है, अर्थ समझ के उनकी अवस्थाओं को जानना है बेटा, अवस्थाओं को समझना। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है को समझो पहले। ठीक है, एक नया अंदाज में आज आप बाल विकास पढ़ेंगे। ठीक है, बाल विकास का अर्थ पहले जानोगे, फिर बालक के विकास की अवस्थाओं को समझना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास एवं वृद्धि में अंतर स्पष्ट समझना है, क्योंकि वृद्धि विकास का ही हिस्सा है लेकिन विकास वृद्धि नहीं है, सॉरी वृद्धि विकास नहीं है लेकिन विकास वृद्धि है। समझोगे, मैं पूरा बताऊंगा, बिल्कुल आता है विकास का सिद्धांत और वृद्धि क्या होता है। फिर आप क्या समझोगे कि विकास और वृद्धि में अंतर समझना है, विकास होगा तो बालक के विकास को तो कोई ना कोई चीज प्रभावित करेगा ना, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखना है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखना है, कौन कौन से फैक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित कौन करेंगे, आपका वंशक्रम यानी जेनेटिक, भाई माता पिता का गुण किसमें आता है, बच्चा का, तो वो प्रभावित करेगा वंशक्रम, आपका जीन कैसा है। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया में आते हैं, आपका बाहरी पर्यावरण, समाज, इन्वायरमेंट, वातावरण भी आपको क्या करता है, प्रभावित। देखो यही से सिद्धांत पढ़ाऊंगा। मान लो पुलिस ऑफिसर का बेटा है, बहुत ब्रेव है, साहसी है, ये गुण उसको किससे मिल गया, पिता से, ये बाल विकास के वंशक्रम का प्रभावित। लेकिन साहसी होकर पता चला बहुत साहसी चोर बन गया, गड़बड़ हो गया मैटर। वंशक्रम ने उसे साहसी तो बना दिया बेटा, लेकिन वातावरण ने क्या बना दिया, चोर। समझ, बनना क्या था, पुलिस। तो बाल विकास में केवल किसी एक का प्रभाव नहीं रहता है, बाल विकास में दोनों का प्रभाव होगा, और इसके और कई फैक्टर हैं। वंशक्रम में क्या फैक्टर है, वातावरण, मतलब बच्चा, भाई अंदर तो जीन ही इफेक्ट करेगा, अनुवांशिक गुण इफेक्ट करेगा, लेकिन बच्चा जब बाहर आता है तो हर किसी से मिलेगा, खाना पीना, पोषण, शिक्षा, हर चीज इंपैक्ट डालेगा, तो किसका किसका कितना कितना वेटेज रहेगा, ये भी तो जानना है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और पांचवा, बालक की अवस्थाओं के अनुरूप बालक की अवस्थाओं के अनुरूप, ठीक है, उन्हें, या ऐसा बोल सकते हैं, बालक की अवस्थाओं के अनुरूप उनके विकास के लिए अनेक विधियां, या उनके विकास के क्रम में अनेक विधियों को जानना, मतलब आपको बहुत सारे मेथड जानने पड़ेंगे कि बालक का जो अवस्था होगा और उसके अनुरूप जो विकास होगा, तो उनके विकास में कौन कौन सी विधियां अलग अलग लोग, विद्वान लोग देंगे, जैसे जीन प्याजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सब पढ़ोगे। तो ये इतना पढ़ तो दिए बेटा आप लोग, समझ में आ रहा है, इतना ही पढ़ना है, अब इसी के सब टॉपिक है। अब देखो, अब कुल मिलाकर इतना क्षेत्र बताया बाल विकास का, अब इतना क्षेत्र को क्यों पढ़ना है, आपको पूछेगा, बाल विकास का अध्ययन क्यों करना है, तो पहला इसलिए बेटा
कि बालक की आवश्यकताओं को समझना है। जानो तो बहुत जरूरी है, मजेदार विषय है जी। मैं बता रहा हूं ना, इसको पढ़ते पढ़ते अगर आप शिक्षक भी नहीं बने, मान लो बेटा बहुत मेहनत किए, नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन कसम से बोल रहा हूं इतना अच्छा माँ बाप बन जाएंगे ना, क्योंकि आप बालक की हर चीजों को समझने लगेंगे, एक बहुत अच्छा पेरेंट्स बन जाएंगे आप। तो बालक की आवश्यकताओं को समझना है बेटा। कैसे? कैसे? कभी कभी याद आ रहा है, देखे हो कि बचपन में जब छोटा बच्चा आता है, न्यू बॉर्न बेबी, 6 महीने का हो गया मान लो, और वो रो रहा है, रो रहा है, के करके रो रहा है, तो उधर से हमारे दादी नानी जो भी होंगे आएंगे और फट से मम्मी क्या बोलेंगे, बच्चे को दूध पिलाओ, रो रहा है। पता चल रहा है कि उसको चींटी ने काटा, जिस बिस्तर में उसको सुलाए थे वहां एक तो चींटी ने काट दिया और बच्चा रो रहा है। या बच्चा हो सकता है इरिटेट हो गया किसी से, किसी ऐसे चीज को देख लिया जिससे वो डर गया, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात है, बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी और पेट भरा है, मार तनियाक पिला रहे हैं दूध। गड़बड़ होगा, वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित कर दे, बहुत ज्यादा खतरनाक उसको खाना पीने खिलाओ, मोटा तगड़ा हो जाता है, क्या मतलब जबरदस्त। तो आवश्यकताओं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में बैठा है बेटा, संकोच करता है, वॉशरूम जाने के लिए संकोच करता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के सामने खुलकर रहता है, स्कूल में उसको वॉशरूम लग रहा है, नहीं बता पाता है, डर जाता है, और इसीलिए वो आपका वहीं पर पैंट वगैरह में बेचारा कर डालते हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं, अब जैसे घर आए बच्चा, टीचर धमकाए होंगे तो मेरा बच्चा सुसु कर दिया, वाह रे, आवश्यकताओं को समझो। तुम नहीं समझ पाए उसके चेहरे, उसके अवस्था को देखकर, इसीलिए देखना नर्सरी क्लास में जाओगे तो बीच बीच में एक ठो आया रहती है, आया वहां पर रहते हैं दाई लोग, और बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, बेटा सुसु लग रहा है, बेटा सुसु लग रहा है, जाओगे? क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चा संकोच करता है बताने के लिए। इसीलिए बाल विकास को जानो तो क्यों, बालक की आवश्यकताओं को क्या करना है, समझना है बेटा। और समझ तो गए आवश्यकताओं को, तो बालक की आवश्यकताओं को समझकर उनकी क्षमता के अनुसार, किस बच्चे में कितनी क्षमता है, अभी तुरंत एक तो बच्चा 1 साल का है और उसको तुम पूरा मैथमेटिक्स पढ़वा रहे हो, उसको तुम पूरा आपका नक्शा पढ़वा रहे हो, तो क्षमता है क्या उसको समझने का? नहीं है। तो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें तैयार करना है। इसलिए क्या पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है। समझ में आ रहा है बातें? तो बालक की आवश्यकताओं को समझो और बालक को आवश्यकताओं को समझकर उनकी क्षमता के अनुसार उनको तैयार कर, क्षमता से अधिक नहीं जाना बेटा। और ये बात, ये क्यों वाली बात किसको किसको समझना चाहिए, ये भी जानो, किनको किनको समझना है बात, उनकी आवश्यकता को और उनकी क्षमता को किनको समझना है, आपको, मुझको, किसको? तो समझिएगा, सबसे पहले इस आवश्यकता को कौन समझेगा, अभिभावक। कौन समझेगा, अभिभावक, यानी पेरेंट्स, माता पिता को भी समझना है, दादा नाना नानी को भी समझना है, वहीं से अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत होगी ना। तो सबसे पहला इस बात को अभिभावक को भी समझना है, पेरेंट्स को, भाई उनके पालन पोषण करने वाले, जरूरी नहीं कि हर चीज को बच्चा ही शिक्षा ही समझे, शिक्षक समझे। और जब वो स्कूल जाएगा तो दूसरा काम है, किसको समझना है, शिक्षक को समझना है बेटा, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। ये क्यों को किसको किसको समझना है, तो एक तो पेरेंट्स को समझना है, एक तो शिक्षक को समझना है, और तीसरा महत्वपूर्ण तो उनको समझना है जो बालक के शिक्षा के लिए, बालक के पोषण के लिए, बालक के विकास के लिए नीति निर्माण करता है। मतलब ऊपर बैठे शिक्षा कानून बनाने वाले, शिक्षा अधिनियम बनाने वाले, शिक्षा नीति बनाने वाले को भी ये बात समझकर बनाना पड़ेगा। अगर ये इस चीज को नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारा जो उद्देश्य है, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो किसको किसको समझना चाहिए, अभिभावक को समझना चाहिए, किसको, बालक की आवश्यकताओं को, बालक की क्षमता को, या बाल विकास को समझना चाहिए, शिक्षक को समझना चाहिए, नीति निर्माता को, तभी तो उसके अनुरूप शिक्षण नीति बन सके, उसके नियम के अनुसार पाठ्यक्रम बन सके। इसलिए अभिभावक, शिक्षक, नीति निर्माण, इन सभी को क्या करना है, समझना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब देखिए,
तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बाल विकास का अर्थ पढ़ना पड़ेगा। तो ले आओ देखो, ठीक, ध्यान से समझिए। आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा, अभी शुरुआत ही नहीं किया मैं पढ़ाने का, पढ़ाना अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं आपको उस ओर ले जा रहा हूं जहां आपके ज्ञान में वृद्धि हो। बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान समझिएगा बेटा। बाल विकास का मतलब समझने से पहले आप इन बातों को जानो। जैसे जैसे समझिएगा, आप देखेंगे बाल विकास के पहले आप जानो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मानव विकास क्या है, जैसे हम पढ़े ना। तो मान लो ये गर्भ है, क्या है आपका? गर्भ, ये बच्चा है गर्भ, समझ में आ रहा है? और गर्भ के बाद बच्चा ऐसे धीरे धीरे आपका क्या होगा, बाहर आएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा और इस प्रकार से बच्चे का विकास होगा और लास्ट में अपना काम धाम करके जीवन जी के ऐसा लेट जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कब्र में, यानी ये क्या है? कब्र, समाधि बन जाता है। और ये क्या है? गर्भ है। ये क्या है? गर्भ है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो गर्भ में बच्चा है, हर बच्चा 9 महीने अपनी मां के कोख में रहता है, अपनी गर्भ में रहता है। और जैसे उसका जन्म होता है तो हम पहला दिन गिनते हैं, अरे पहले से 9 महीना जी अंदर रह चुका है जी, वो 1 साल बड़ा है और अंदर में लगभग 1 साल मान के चलो ना, 9 महीना लगभग 1 साल ऐसा मान लो। तो मानव विकास क्या है? तो ये आपका अवस्था कहलाता है, यानी कि गर्भ, यानी गर्भ से लेकर मनुष्य के कब्र तक जो भी विकास की अवस्थाएं आएगी, जो भी विकास होगा, जिन चरणों में विकास होगा, इसी विकास को आप क्या बोलेंगे? मानव विकास। पहले तो अरे बाल विकास बाद में समझो, पहले मानव विकास समझो। गर्भावस्था से लेकर कब्र तक का जो विकास कार्य होगा, अंतिम तक, इनके बीच का जो पूरा सिचुएशन आपका पार्ट है, वही क्या कहलाएगा? मानव विकास। और ये कैसे कैसे होगा? तो ये आपका होगा गर्भावस्था में। कौन सा? गर्भावस्था। गर्भावस्था से किस में आएगा? शैशवावस्था में आएगा। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बस ये सब वापस से आपका भी समझाने के लिए है। प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, आपका चाइल्डहुड पीरियड, ये सब अभी देखेंगे, एडोलसेंस, ठीक है। तो गर्भावस्था, शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था के बाद कौन सा आता है? बाल्यावस्था। इसको भी जान लो ना जी, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बस नाम ना जान लो। गर्भावस्था, गर्भ में है तो गर्भावस्था, बाहर निकले कुछ साल रहे तो शैशवावस्था, थोड़ा और बड़े हुए 3 साल के बाद से 12 साल तक बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था आ जाएगा? किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद कौन सा आ जाएगा? युवावस्था। कौन सा आपका? युवावस्था या तरुणावस्था। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? प्रौढ़ावस्था। कौन सा अवस्था? प्रौढ़ावस्था। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? वृद्धावस्था। कौन सा अवस्था? वृद्धा। ये विकास है, मानव विकास इस क्रम में होता है बेटा। देखो, पहले गर्भावस्था आता है, फिर शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धा आता है, और वृद्ध होने के बाद कहां चला जाता है? कब्र। समझ में? अलग अलग कई लोग ने अलग अलग बांटा है, एक जनरली सामान्य ये है। तो मानव विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो विकास होगा वो क्या है? मानव विकास है बेटा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? बाल विकास। तो याद रखना, 0 से स्टार्ट होगा और किशोरावस्था तक का उम्र कितना होगा? 18 तक। आगे देखेंगे कि कौन कितना है। तो 0 से 18 तक की उम्र को मानव विकास ना बोल के क्या बोल दिया गया? बाल विकास। अंतर समझो, बाल विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का विकास क्या है? बाल विकास है। मतलब 0 से 18 वर्ष तक की उम्र में एक बालक के सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास में जो भी अवस्था के अनुसार परिवर्तन होगा वही बाल विकास का अध्ययन कहलाएगा। मतलब हमें इन तीनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहां पढ़ना है? गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक पढ़ना है। और
इसी के दौरान, इस बाल विकास के दौरान हमें बालक के सर्वांगीण विकास को पढ़ना है। बालक के किसको पढ़ना है? सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास का मतलब मैंने तो बताया था, क्या क्या? शारीरिक विकास बताया था ना जी। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट को पढ़ना है, एक ठोक विकास नहीं पढ़ना है। इस आपका सर्वांगीण विकास में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास देखना है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक या मानसिक विकास देखना है। ठीक, इस समय बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास देखना है। क्या विकास देखना है? संज्ञानात्मक विकास देखना है। इस समय बच्चे का मोरल डेवलपमेंट पढ़ना है या नैतिक विकास। कौन कौन सी अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है, किस समय उसकी बुद्धि बहुत, आप बोलते हैं ना इस समय बच्चे को नहीं मारना चाहिए, इस समय बच्चा नहीं बढ़ रहा है तो टेंशन, माँ बाप टेंशन ना था, माँ पीले पड़े तक खिला रहे अंडा, ये सब ऐसा सावन है, सॉरी। ठीक है, तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञा, किस समय बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, किस समय बच्चे में नैतिक विकास, कभी कभी बोल देते ना बिक्कर झूठ बोलता है, हाँ, मेरा ही बेटा लेकिन माँ कसम भारी फेंकता है, ऐसे ही बोलते थे। नैतिक विकास किस समय होगा? बच्चे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले एक बार जाने बाल विकास को। ठीक है, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को पढ़ना है और इस प्रकार इन सब को उनकी अवस्थाओं के अनुरूप पढ़ना है। किसके अनुरूप जी? अवस्थाओं, स्टेजेस, अवस्थाओं के अनुरूप पढ़ना है। इसीलिए बाल विकास के प्रत्येक अवस्था में इस प्रकार के विकास को पढ़ना है। संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक भी देखना है। कब बच्चा बहुत गुस्सा, देखे होगे थोड़ा सा बढ़ता है, कुछ बोले तो मार, जो पकड़े रहेंगे पटकेंगे, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, माँ कसम, जानते भी नहीं होंगे गली का दरवाजा कहाँ है घर का, फिर भी निकल जाते हैं, घर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को मारे होना करके। ये किस प्रकार कब कौन सी भावना प्रधान रहती है, ये समझना है, संवेगात्मक विकास को समझना है। और इस प्रकार याद रखिएगा, इन सारे बाल विकास को समझते हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से समझेंगे तो बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, ऐसा पूछेगा, क्योंकि हमको साइंटिफिक अध्ययन करना है। तो बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन कर रहा है, ऐसा पूछेगा, तो याद रखेंगे कौन है आपका? पेस्टोलॉजी। कौन करेंगे? आपका पेस्टोलॉजी या पंपोलॉजी लिखा रहता है। तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन कौन करेगा? पेस्टोलॉजी ने किया है। याद रखेंगे 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपने 3 साल के बच्चे, अपने 3 वर्ष के बालक पर से यह अध्ययन किया और उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार यहां से बाल विकास का अध्ययन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो देखो बेटा हमें समझ में आना शुरू होगा। देखो हमने कितनी सारी बातें समझी है, ठीक है। इसको बिना समझे तुमको मैं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा दूंगा, इनको बिना समझे मैं मानव विकास पढ़ा दूं, बाल विकास पढ़ा दूं, कहां समझ में आएगा? कैसे सिस्टम को लाना है, कहां से ले जाना है, क्यों आवश्यक है, कितने प्रकार से दे सकते हैं, कहां कहां किसकी भूमिका है, कौन कैसे देगा, कैसे आपकी सारी चीजें होगी, क्यों हम शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास को पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम बाल विकास क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, किनके लिए ये जानना जरूरी है। ठीक, फिर कैसे बाल विकास होगा, कहां से कहां तक को बाल विकास कहोगे, ठीक है, कैसे आपका कौन कौन सी विकास को पढ़ोगे, ये सब आपका क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया बेटा टॉपिक वाइज, लेकिन प्रत्येक आपका कथन पूछा जाता है, देखे होगे कथन, कुछ कोटेशन आता है, तो इसको कैसे पढ़ने का तरीका है, आप देखिए एकदम फैन हो जाएंगे, आप जबरदस्त तरीके से पढ़ा। जो कोटेशन आता है तो हमारे पास तो भाई 60 70 80 कोटेशन याद करने पड़ते हैं, तो टॉपिक वाइज कोटेशन याद रखेंगे बेटा, टॉपिक वाइज तभी होगा। कैसे? लास्ट में भी पढ़ेंगे, लास्ट में रिवीजन करते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है? शिक्षा। क्या पढ़ा है? शिक्षा या शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में कुछ लोगों ने कुछ कुछ कथन दिया है, इसको जानो और देखो कैसे फटाक से याद हो जाएगा, एकदम प्रश्न आएगा बना। अब इतना पढ़ लिए ना, अब एक कोटेशन लास्ट में देखो, 5 5 6 6 कोटेशन भी करते जाएंगे।
सबसे पहला आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। एक, इन्होंने शिक्षा के लिए क्या कहा, कोटेशन। दूसरा आपको पढ़ना है क्रो एंड क्रो। क्या पढ़ना है? क्रो एंड क्रो। ठीक। तीसरा आपको याद रखना है प्लेटो। कौन है आपका? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के अनुसार देखना है। चौथा आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सुने होंगे सब नाम। रविंद्रनाथ टैगोर का कोटेशन देखिए। और पांचवा एक ठोक व्यक्ति को जोड़ लेना। पूछता है स्किनर। स्किनर को जानो बेटा, स्किनर। कोटेशन देखिए क्या है। ठीक है, चलिए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? तो इन्होंने क्या कहा? शिक्षा सभी, मैं याद करवा रहा हूं आपको पूरा, गुणों को प्रदर्शित करने वाला विषय है। शिक्षा सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला विषय है। ऐसा कौन बोला? बोलेगा फट से क्या मार के आओगे? स्वामी विवेकानंद। मैं याद करवाऊंगा ना, आप तो देखो तो पहले। क्रो एंड क्रो क्या बोल रहे हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण। ठीक है, शिक्षा व्यक्तित्वकरण। ठीक है, शिक्षा व्यक्तित्वकरण एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया है। समझा रहा हूं बेटा मैं, पूरा याद करना, देखना अभी। सामाजिकरण की क्या है? प्रक्रिया है, जो सर्वांगीण विकास पर बल देता है। जो किस पर बल देता है? सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ऐसा कौन बोल रहा है? क्रो एंड क्रो, क्रो क्रो, ऐसा। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने क्या कहा? शिक्षा शारीरिक, शिक्षा शारीरिक मानसिक, शिक्षा शारीरिक मानसिक, ठीक है, आपका बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास की क्या है? प्रक्रिया है। ये कौन बोल रहा है? प्लेटो बोल रहा है। सब चीज बोल दिया, सब चीज बढ़ेगा जी, जो पढ़ते हैं वही तो। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? इन्होंने शिक्षक के बारे में कहा, शिक्षक एक दीपक की तरह है। शिक्षक एक दीपक की तरह है, जो स्वयं जलकर प्रकाश देता है। स्वयं जलकर क्या देता है? प्रकाश देता है। ऐसा कौन बोल रहा है? अभी तो बहुत सारे कोटेशन पढ़ना है बेटा, लेकिन ध्यान रहे, अब इसको याद कैसे करना मैं बताऊंगा। स्किनर बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला, मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है। मनोविज्ञान, भाई मनोविज्ञान के साथ बस शिक्षा बस तो जुड़ा है, सब है मनोविज्ञान की शाखा। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जो सीखने और सिखाने पर बल देता है। जो सीखने और क्या है? सिखाने पर बल देता है। सिखाने पर बल देता है। अब देखो, इसको याद करना है, जैसा बोल रहा हूं वैसे रखना, तो कैसे याद नहीं होगा? याद करना जरूरी है, समझने वाला काम हो गया। अब इसमें क्या समझाऊंगा जो बोला है। तो देखो, सबसे पहला देखो याद कैसे करना है। सबसे पहला नाम कौन है? स्वामी विवेकानंद। जहां पर स्वामी होगा, याद रखो, जो स्वामी है उसमें सभी क्या होंगे? गुण होंगे बेटा, समझते जाओ बस। जो स्वामी होगा ना, वो स्वामी मतलब मालिक, उसमें सभी गुण होंगे। तो शिक्षा सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति, जहां सभी गुण आया, शिक्षा सभी गुणों को, शिक्षा के संबंध में पहला बात तो ये जानो, तो शिक्षा सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला, तो स्वामी में क्या है? सभी गुण है, ऐसे याद रखना। क्रो और क्रो, ऐसा दो बार बोलना है। क्या बोलना है? क्रो। क्रो क्रो क्या बोल रहा है? क्रो मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कौवा। ठीक है, तो कौवा को न ही आप व्यक्तिगत पसंद करते हैं और न ही समाज के लोग पसंद करते हैं, ऐसा याद रखना। कौवे को न आप व्यक्तिगत पसंद करते हैं और न ही समाज के दृष्टिकोण से पसंद करते हैं। तो क्रो एंड क्रो का क्या हो जाएगा? व्यक्तिकरण और सामाजिकरण, दोनों मिला दो, सर्वांगीण हो गया। प्लेट,
प्लेट में एक तो चीज परोसा जाता है क्या? नहीं, सब चीज परोस दिए प्लेट में। क्या क्या? शरीर, मन और बुद्धि। एक साथ प्लेट में तीन तीन डिश परोस दिए, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो प्लेट में जो चीज आपके लिए दिया जा रहा है वो आपके शरीर के लिए, मानसिक के लिए और बौद्धिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। और रविंद्र में पहला शब्द क्या है? रवि। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य क्या होता है? जलता है। तो भाई दीपक आया या जलना आया तो क्या नाम ढूंढोगे? रवि। समझ में आ रहा है? और इसमें स्किनर है। क्या है आपका? स्किनर। तो स्किनर में देखो स से है तो हमेशा दो बात बोलेगा, सीखना है और सिखाना है। मुझे पता है आपको मजा नहीं आया, पर देखो अब कैसे मजा आएगा। ठीक, अब मैं बोलूंगा, आप आंसर बस देना। शिक्षा सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला है। स्वामी विवेकानंद। सभी गुण आया ना? क्रो एंड क्रो, जान रहे हो? व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण। जो व्यक्तिगत और समाज के लिए अच्छा नहीं वो क्या है? क्रो। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एक साथ परोस दे रहा है। प्लेट आ रहा है अब दिमाग में? चार ऑप्शन से मतलब है। वो क्या बोला छोड़ो ना। रविंद्र, रवि जलेगा दीपक के जैसा, स्वयं क्या देगा? प्रकाश। और स्किन है, स्किनर। तो स्किन के बारे में क्या करना है? सीखना है और सिखाना है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की बात आई तो स्किनर। जलकर प्रकाश देता है तो रविंद्र। प्लेट में परोस दो तीनों को, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। क्रो एंड क्रो चिल्ला रहा है कौआ जैसे, व्यक्तिकरण, समाजीकरण, व्यक्तिकरण, समाजीकरण। और स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहा है? कि शिक्षा सभी गुणों को प्रदर्शित करने वाला विषय। यहां तक भी आपको क्या लगता है आप पड़ाव पार कर गए? नहीं। अब जो पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और प्रैक्टिस कैसे होगा? एमसीक्यू से। तो अब हम देखते हैं क्या आपका एमसीक्यू, कि क्या क्या आपको प्रश्न। देखो बेटा, प्रश्न कैसे आते हैं यह भी जानना जरूरी है। पढ़ तो दिए हीरो टाइप, बहुत मजा भी आ गया, लेकिन प्रश्न बनते हैं कि नहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, आंसर ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से कोशिश करना प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपको दूसरे क्लास में मिलूंगा, लेकिन तब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाल विकास से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मेरा विकास हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण विकास हो चुका है। ठीक, हाँ, चलिए बाल विकास। ठीक है, ये देखिए, हाँ, सुंदर दृश्यों के साथ। ठीक, सब नन्हे मुन्ने बच्चे कितने प्यारे हैं। इनको नहीं समझ पाओगे तो कहां से पढ़ा पाओगे? हाँ, ये बेचारा उसको देख के खुश है। देखो हर किसी की अपनी अपनी रुचि है बेटा। यहाँ चित्र को समझो ना, ये इसको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, और ये चश्मा लगा कर इनको चश्मा भी पसंद है। समझ में आ रहा है? तो इनकी आवश्यकताओं को समझना, इनकी क्षमता को समझना, इनकी रुचि को समझना है। तो इसलिए क्या है आपका? जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, बाल विकास किसका अध्ययन करता है? केवल शारीरिक विकास का, केवल मानसिक विकास का, मानव के सर्वांगीण विकास का, या केवल सामाजिक विकास का? तो मैंने अभी पढ़ाया है कि बाल विकास मतलब मानव के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। देखो प्रश्न ऐसे आएंगे। बाल विकास में आपको बालक के सर्वांगीण विकास को समझना है बेटा, सर्वांगीण विकास को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करिए आंसर दीजिए। आप पढ़ लियो बेटा। बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग पर केंद्रित होता है? 0 से 18, 1 से 10 वर्ष, 3 से 6 या 0 से 6? अभी हम पढ़े हैं बाल विकास, पढ़े हैं कहां से कहां तक का? 0 से 18, यानी गर्भावस्था से कहां तक? किशोरावस्था। क्या आंसर हो जाएगा? ए। देख रहे हो, बनेगा बेटा, आपसे पूरा प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास का प्रारंभ होता है, हम देखें अभी कहां से होता है? भाई जन्म से होता है, कि माता के गर्भ से होता है, कि 5 वर्ष की उम्र से होता है, कि विद्यालय जाने से होता है? तो मैंने बताया था बाल विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है? मानव के गर्भावस्था से। हालांकि उस समय वो वृद्धि का पाठ होता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, पूरा समझाऊंगा। चलिए अगला, प्राथमिक शिक्षा में
बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? भाई प्राथमिक शिक्षा में आप बाल विकास क्यों जानना जरूरी है? बच्चों को डराने के लिए, हाँ, डराओगे उसको, कि बच्चों की आवश्यकता समझने के लिए, कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना है आपको, कि या उनको प्रशासनिक कार्य के लिए सिखाओगे? तो मेन फोकस क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, बाल विकास समझना किस लिए है? बच्चों की आवश्यकताओं को समझना है बेटा, क्या रिक्वायरमेंट है, तभी तो आप उसके अनुरूप शिक्षा दे पाओगे ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, ठीक है। बाल विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है भाई, आप बताओ, कि क्या डॉक्टर के लिए, कि बच्चे को उठा के ले जाते हैं तब डॉक्टर बाल विकास जाने, ऐसा होता है क्या? केवल माता पिता जाने तब होगा क्या? शिक्षक, अभिभावक और नीति निर्माता सभी के लिए, या केवल छात्रों के लिए? तो मैंने बताया था, बाल विकास के लिए पहले तो माँ बाप को समझना जरूरी है, फिर शिक्षक को जरूरी है, और जो शिक्षा के संबंध में या बालकों के संबंध में नियम कानून बनाता है उसके लिए भी बाल विकास समझना जरूरी है। यानी कि क्या हो जाएगा? शिक्षक, अभिभावक और नीति निर्माता के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कई लोग इसको आधार मान लेते हो, इसी मार दे सकते, डिग्री प्राप्त करना बस, हाँ, एक तो हमें डिग्री मिल जाए बस, ऐसा है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, हमें पूरा ज्ञान चाहिए, बस हमें ज्ञान ज्ञान दो। ज्ञान केंद्रित हट गया है, मैं पहले बता चुका हूं, हम छात्र केंद्रित आ गए हैं, और इसलिए हम बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, कई लोग बोलते हैं नौकरी चाहिए, हम नौकरी तो पहले विकास तो कर लो तब नौकरी मिलेगा। तो सर्वांगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य हमारा सर्वांगीण विकास है बेटा, डिग्री प्राप्त करना नहीं है। कई लोग बोलते हैं डिग्री मिल जाए बस, नहीं होगा विकास आपका, ठीक है, अधूरे रह जाएंगे विकास कार्य में। चलिए, शिक्षा शास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? बताया था, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास तीनों को समझना है। तो पाठ्यक्रम बनाना नहीं है, ठीक, खेल कराना नहीं है, परीक्षा लेना नहीं है, जबकि आपको क्या पहचानना है? शिक्षण विधि। शास्त्र का मतलब ही विधि है बेटा, जिसमें शिक्षण विधि हो वही क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्लास को अगर सही से पढ़े होगे ना तो हर प्रश्न बनेगा, और मैं ये प्रश्न आप जाके मिला लो, इस प्रकार के प्रश्न आपको आए हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां है, शिक्षा का उद्देश्य किस पर निर्भर करता है? आप बच्चे को शिक्षा दोगे, समाज के अनुसार परिवर्तन होता है, मैंने बताया, पाठ्यक्रम पर नहीं करता है, परीक्षा प्रणाली पर नहीं करता है, शिक्षक पर नहीं करता है। अभी वर्तमान में हमारे समाज, क्योंकि हर मनुष्य समाज में है, हमें हम अधिकारी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तो समाज के लिए तो काम करेंगे ना, तो हमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समझकर क्या करना है? शिक्षा देना है बेटा, समझ में आ रहा है? परीक्षा प्रणाली के हिसाब से नहीं, शिक्षक पर डिपेंड नहीं करता है, ये समाज की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा कि आप बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, 9वां प्रश्न है, शिक्षा का मूल उद्देश्य किसका विकास है? भाई बहुत सारे, हम सर्वांगीण विकास पर देखते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास भी शामिल है, बौद्धिक विकास भी शामिल है, आपका मानसिक विकास भी शामिल है। लेकिन अगर कहते हैं कि तीनों विकास से मिलकर क्या बनेगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो सब शामिल हो जाएगा, तो हमें इनकी तुलना में अगर की जाए तो हमारे लिए क्या मेन है? व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, यह शिक्षा का हमारा मूल उद्देश्य है, ठीक है। सब बताया हूं मैं प्रश्न को। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था, औपचारिक शिक्षा मतलब समय और स्थान और उद्देश्य निर्धारित होगा। औपचारिक में समय, उद्देश्य और स्थान निर्धारित नहीं होगा, इसमें उद्देश्य निर्धारित होगा लेकिन समय निर्धारित नहीं होगा। ये विद्यालय में, ये परिवार, मित्र, पड़ोसी में, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐप या दूरस्थ शिक्षा, मतलब शिक्षा के प्रकार में सभी प्रकार की शिक्षा क्या है? शामिल है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रश्न बिल्कुल आएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा, देखो शिक्षा शास्त्र समझे, बाल विकास समझे, अब यहां पर क्या पूछा है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा की कला, अध्यापन की प्रक्रिया, विद्यालय प्रबंधन नहीं है, मैंने क्या बताया था? छात्रों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। छात्रों के व्यवहार में जो आपका परिवर्तन होगा उसी का अध्ययन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये पता ना, किसी ने मन का विज्ञान, किसी ने आत्मा का विज्ञान कह दिया, ठीक है। देखेंगे कैसे कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उदाहरण है। अब पढ़े थे औपचारिक शिक्षा क्या होता है,
तो रेडियो में सुनना ये निरौपचारिक है। स्कूल में पढ़ाई करना क्या है? औपचारिक है। क्यों? क्योंकि इस समय उद्देश्य, स्थान, समय निर्धारित होता है। दोस्तों के साथ अनौपचारिक है। घर के कार्यों में सीखना ये भी अनौपचारिक है। पर रेडियो में सुनना क्या है? निरौपचारिक है। ठीक है, इसके बावजूद भी नहीं बना पाओगे तो रिवीजन करो। और अनौपचारिक शिक्षा, तो आपको मैंने बताया था अनौपचारिक मतलब क्या है? स्थान, उद्देश्य, समय निर्धारित नहीं। विद्यालय में तो औपचारिक शिक्षा मिलती है, लाइब्रेरी में भी, परिवार और समाज में आपको क्या मिलेगा? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, बाकी जगह आपको क्या मिलेगा? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलिए 14वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता औपचारिक शिक्षा में नहीं होती? बताइए। औपचारिक शिक्षा में आप नियम से बंधे होते हैं, क्योंकि जरूरी उद्देश्य सब चीज है। आपका एक पाठ्यक्रम होता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। स्वैच्छिकता का मतलब मन मुताबिक नहीं है बेटा, स्वतंत्र नहीं होते। जहां नियम है वहां स्वतंत्र कैसे होगे? अनौपचारिक शिक्षा में आप स्वतंत्र हो सकते हैं अपने अनुसार शिक्षा लेने के लिए, लेकिन आप औपचारिक शिक्षा में स्वैच्छिकता का अभाव होता है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए। और आपका प्रश्न, बच्चा माता पिता से जो सीखता है वह किस श्रेणी में आता है? तो माता पिता से जो सीखेगा वो औपचारिक है क्या? नहीं, वो तो विद्यालय में सीखोगे। निरौपचारिक तो आप दूरस्थ शिक्षा या जो उद्देश्य, स्थान निर्धारित, आपका उद्देश्य निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित नहीं होता। आपका माता पिता से, मित्र से, पड़ोसी से सीखने वाला शिक्षा कौन सा शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। ऐसी पूछेगा भाई, प्रश्न बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, मोबाइल ऐप से, अभी बहुत हम पढ़ रहे हैं, बहुत बात करते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का, तो मोबाइल एप्लीकेशन से जो अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना है बेटा, अभी तो पढ़ाऊंगा, अधिगम पढ़ना है अभी। अधिगम का मतलब सीखना है। ये किस प्रकार की शिक्षा होती है? तो ये मोबाइल से पढ़ना बताया था, कौन सी शिक्षा है? निरौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल है। पूरा बताया हूं, बन जाएगा प्रश्न। चलिए, बाल विकास की सही परिभाषा है, बताया था, बच्चों के वजन और ऊंचाई में वृद्धि, बौद्धिक विकास का परिवर्तन केवल, या इनमें से कोई नहीं। बताया था कि बच्चों के व्यवहार में उनकी अवस्थाओं के साथ आने वाला क्रमिक परिवर्तन है। इसी को हम क्या बोलेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। समझ में आ रहा है? तो ये आपको जानना है। चलिए 18 प्रश्न है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिल्कुल पढ़े। केवल परीक्षा में सफल बनाना, खेलों में दक्षता होना, भाषा का विकास करना नहीं। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास को समझना है। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सब आ जाए। ठीक है, चलिए, बाल विकास की परिभाषा में कौन से पहलू शामिल होते हैं? तो हमने पढ़ा बेटा, सभी प्रकार के, केवल शारीरिक, मानसिक या नैतिक नहीं होता। बच्चों का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी प्रकार के विकास जो है बाल विकास में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रतियोगिता हेतु तैयार करना, परीक्षा में पास करवाना, अनुशासन सिखाना? नहीं, बाल विकास में बताया था बच्चों की क्षमता के अनुसार उनको क्या देना? शिक्षण देना। तो बच्चों की क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा देना ही क्या है? आपका बाल विकास है। डेली अगर आप इस तरीके से पढ़े और एमसीक्यू लगाएं कम से कम 10 से 20, तो कैसे आपका स्कोर नहीं होगा? मेरे बताओ, कैसे आपका 25 से 30 में से बिल्कुल नंबर आएगा? बेटा पढ़ने की आपका टेक्निक को सुधारो, पढ़ने की चीजों को, वही घिसे पिटे शिक्षा मनोविज्ञान से शुरू करते हो तो पूरा फंस जाते हो। चीजों को रिलेट करके पढ़ो, आए हुए प्रश्नों को देखो, पैटर्न को समझो, तभी तो पढ़ पाओगे। तो इसीलिए आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस नए अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पटेल सर क्लासेस को शेयर करो, और अगर इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो पटेल सर क्लासेस ऐप जाओ, प्ले स्टोर में डाउनलोड करो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर जो नीचे दिया गया है स्क्रीन पर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर मिलूंगा क्लास के साथ, लेकिन उससे पहले देखो, जैसे अभी हमको और बहुत सारी चीजें पढ़ना है बेटा, जैसे देखो, इन सब महापुरुषों को जानना है, देख के ऐसे डर जाते हैं। पावलाव का सिद्धांत देखोगे, कुत्ते के साथ प्रयोग होगा, समझ में आ रहा है? ये पावलाव का सिद्धांत है, पढ़ोगे कैसे? ठीक है, ये सब नाम जान ले रहा हो, पावलाव, पाव भाजी मत बोल देना, ठीक है? और इनको जानो, ठीक है? विक्रांत मेस्सी टाइप दिख रहा है मत बोलना,
ठीक है। वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। ये बोलेंगे आगे चल के कि भाई केवल आपका जीन प्याजे के सिद्धांत का खंडन करेंगे, समाज मतलब आदमी अपने सामाजिक अनुभव से भी चीजों को सीख सकता है, ऐसा बताएंगे वाइगोत्स्की। नाम जानो, सब जानोगे तब तो इजी हो जाएगा, एकदम फैमिलियर हो जाओगे इनके साथ। पावला ऐसी लगेगा हमारे घर के लोग ही हैं ये, ठीक है। चलिए और जानो ये कौन है, भारी खुश है देखो, हाँ भारी मुस्कुरा रहे हैं। मैस्लो, अभी प्रेरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। मोटिवेशन के कितने तरीके हैं, 5 प्रकार के सिद्धांत दिए थे मैस्लो ने। समझ में आ रहा है? भारी खुश है देखो, जीवन में ऐसी खुश रहना चाहिए, ठीक। ये हमारे आदरणीय देखो इधर, ये टेंशन में है उसकी खुशी को देखकर। कौन है ये? थार्नडाइक, ठीक। थार्नडाइक अभ्यास का नियम देंगे, यही तो त्रुटि त्रुटि का सिद्धांत देंगे, ठीक है। कैसे आदमी अपने त्रुटि से सीखता है, अभ्यास का नियम देंगे, थार्नडाइक है भाई, ठीक है। जानो सब नाम को। ये कौन है? पियाजे, प्याज मत लिख देना, जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत देंगे, यही कैसे आपका इनका क्या ये यही तो बोलेंगे कि व्यक्ति अपने अनुभव यानी उम्र के साथ ही चीजों को सीखता है, बोलेंगे। पहले से आप कितनों भी प्रयास करो तो वाइगोत्स्की इनकी बात को खंडित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीख सकता है। ये हमारे महोदय इनके बारे में पढ़ोगे, वाटसन, ठीक है। दंड एवं पुरस्कार के आधार पर सिखाने का बात करेंगे। व्यक्ति या तो दंड मार पीट के सिखाओ या तो उसको अवार्ड दो, ठीक है। और देखो कैसे मन से मुस्कुरा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है सीनियर पर्सनालिटी स्किनर, पढ़े थे ना, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तजुर्बा देखिए आपका स्किनर, ठीक है। ये देखिए तेरे नाम, ठीक। ये है कोहलर, कौन है आपका? कोहलर। ये चिंपांजी पे वो करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसको भी पढ़ेंगे, कैसे बंदर केला को पकड़ने के लिए कैसे प्रयोग करता है। कोहलर का सिद्धांत पढ़ोगे बेटा, सीखने अधिगम में पढ़ोगे सब टॉपिक, ठीक है। ये देखो, ये ये है क्रो एंड क्रो, तुम क्या समझे थे, इसी को विकट अभी नाम बोला, क्रो एंड क्रो। व्यक्तिकरण और समाजीकरण, याद आ रहा है, सर्वांगीण विकास पर बल, क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये देखिए, ये कौन है आपका? कोहलबर्ग। कौन है आपका? कोहलबर्ग। नैतिक विकास का ये कोहलबर्ग है, ठीक है। अपन देखेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत देंगे, नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी पत्नी को कैसे बीमारी से बचाने के लिए परिस्थिति में, इसी को नैतिक दुविधा पढ़ेंगे अभी। नैतिक दुविधा क्या होता है, व्यक्ति नैतिक दुविधा में कब फंसता है, ये सब समझेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये है आपका, ठीक। एरिक्सन, एरिक्सन का सिद्धांत देखेंगे, सामाजिक सिद्धांत कि समय के साथ साथ बढ़ते हुए आपका दो चीजें होती है, एक आपका एक पार्ट रहेगा, दूसरा उसका विरोध करेगा। इस समय बच्चे को कैसे आपका 8 प्रकार के सिद्धांत देंगे कि बच्चों में अगर वो गुण को आप रोकेंगे तो हो सकता है बच्चा डरपोक भी हो सकता है। इसमें वर्सेस चलेगा, बनाम, समझ में आ रहा है? 8 सिद्धांत मैं बताऊंगा, ठीक है। ये ठीक है, लास्ट ये सब नाम जानो। और आपके लिए मेरी ओर से, पटेल सर क्लासेस की ओर से, खासकर हमारे सबसे अनुभवी टीचर, ठीक है, जिसको आप बेटा बोल सकते हैं भीष्म पितामह, ठीक है। भीष्म पितामह है वो कोचिंग संस्थान के, इनके नेतृत्व में जो अभी ऑनलाइन ड्यूअल प्लेटफॉर्म चल रही है, आप एक बार बिल्कुल यूट्यूब में डेमो लें, ऐप में आइए, बेहतर क्लासेस आपको मिलेगी। मात्र 5,000 में पूरा सीजीपीएससी सीएमओ की बैच चल रही है। शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस कंटिन्यू आने वाली है, आप यूट्यूब में बनी रहिए। और आपके लिए हमारी टीम की ओर से एक मोटिवेशनल लाइन है बेटा, ठीक है। चलिए, आओ अपने सपनों को दे एक नई ऊंची उड़ान, आओ अपने सपनों को दे एक नई ऊंची उड़ान, इन सपनों को पूरा करने में लगा देंगे हम अपनी जान। समझ में आ रहा है? आओ अपने सपनों को दे एक नई ऊंची उड़ान, इन सपनों को पूरा करने में लगा देंगे हम अपनी जान। इसके लिए जरूरी है, याद रखना बेटा, इसके लिए जरूरी है आपका विश्वास और हमारा साथ, आपका विश्वास और हमारा साथ। आओ मिलकर, आप हम सब आओ मिलकर इस संकल्प को पूरा करें पटेल सर क्लासेस के साथ। नियमित अभी आप रेगुलर बिल्कुल क्लास देखिए, यूट्यूब में जाइए बेटा, ठीक है।
हम प्रतिबद्ध हैं आपके सिलेक्शन के लिए। हमारा बिल्कुल प्रयास है कि हम उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आप तक पहुंचा सके, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं सास भी कभी बहू थी। तो कहां पर समस्या आती है, यह मुझे पता है, ये हमारी टीम को पता है और इसलिए निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आबकारी का जब पेपर हुआ, हमने पूरा 9000 आपका 900 क्वेश्चन हमने पूरा एमसीक्यू फ्री करवाया है यूट्यूब में। और केवल वो आबकारी के लिए नहीं था, अभी प्रयोगशाला के लिए आप साइंस को जाकर देखो, परिचारक के लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। ठीक है, कंटिन्यू मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री की, छत्तीसगढ़ की विशेष कक्षाएं, सब हमारे पटेल सर क्लासेस ऐप में उपलब्ध है। आप जाइए, हमसे जुड़िए, ठीक है, और बढ़िया से बाल विकास पढ़िए बेटा, आनंद लीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। हम फिर मिलेंगे दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।